अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस हॉरर स्टोरी जिसका नाम आपको थंबनेल से जाहिर हो ही गया होगा, आइए बिला ताखिर सुनते हैं। कोहरे में लिपटी हुई बस, ड्राइवर की नीम दराज आंखों से जिसे वो हल्के हल्के खोल कर चला रहा था। मुसाफिर काफी घबरा रहे थे। लगता है ड्राइवर ने आज खासा नशा कर रखा है, तभी तो वो बस दाएं बाएं चला रहा है। एक तो जंगल का पूरा रास्ता और कोहरे में डूबी हुई ये सड़क। हमारा गांव बस आने ही वाला है। अर्जुन माधव से ये बात कर ही रहा था। हाँ, परेशान ना हो। देख भाई, मुझे तो चाय की इस वक्त बहुत तेज धड़क चढ़ी है। बस जैसे ही ढाबे के पास रुकेगी, सबसे पहले आज हम चाय पियेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में कुछ हम खा भी लेंगे और फिर आगे सफ़र की तैयारी करेंगे। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि बस हचकोले खाने लगी। अरे 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 ड्राइवर, ज़रा देखो तो सही, बस को कहाँ ले जा रहे हो? नदी में फेंकने का इरादा है? कुछ नहीं होता, बस का टायर पंक्चर हो गया है लगता है। बस जब भी हचकोले खा रही है। जल्दी से ड्राइवर बस को रोक। कंडक्टर चीखा, जल्दी बस में ब्रेक मार, इससे पहले कोई नुकसान हो जाए। ड्राइवर ने आओ देखा ना ताओ फौरन बस को ब्रेक मार दी। एक एक करके तमाम मुसाफिर नीचे उतरना शुरू हो गए थे और बस ड्राइवर ने अब मुकम्मल होश के नाखून लिए और बस से नीचे छलांग लगाई। क्या हुआ धन्नो तुझे? चलते चलते तेरी कमर में भी बल आ ही जाते हैं। कैसे लचक मार रही है। इस ड्राइवर ने लगता है कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। माधव अर्जुन से कहने लगा, अरे भाई करने दो, हमें क्या। ऐसा करो तुम लोग सब पास ही जो ढाबा खुला है वहां जाकर बैठ जाओ। तकरीबन इसमें टाइम लगेगा। बस काफी लोडेड है और इस बस को उठाने के लिए मुझे सामान आगे से लाना होगा। वैसे भी इस बस की मरम्मत में कमोबेश हमें 1 घंटा लग जाएगा। आप सब ढाबे पे चढ़िए, आस्ता आस्ता करके पहुंचिए और वहां कुछ देर इंतजार कर लेने के बाद जब हमारा काम हो जाएगा हम तुम सबको आवाज दे लेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। कंडक्टर खरामा सबको हिदायतें दे रहा था। एक एक करके तमाम मुसाफिर अब बहुत तेजी से बस से उतरना शुरू हो गए थे। कोहरा था कि बढ़ते बढ़ते हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर पहिया बदलने में मसरूफ हो गए थे, जबकि 14 से 15 मुसाफिर अब चलते चलते ढाबे तक जा पहुंचे थे। ढाबे वाले ने उनको देखा और पूछा, भाई क्या क्या ऑर्डर है? जल्दी जल्दी लिखवा दो। आपके ढाबे पर क्या क्या है? हमारे ढाबे पर माश की दाल, चना पालक और अंडा पराठा, चाय है। बस इतना मुख्तसर सा सामान हम रखते हैं। सब ने अपने मर्जी के ऑर्डर लगा दिए थे। ढाबे वाला जिसका नाम रामू था, वो एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी था। उसके साथ एक बच्चा था जिसका नाम काका था। उसकी उम्र 14 से 15 साल होगी। ढाबे के अंदर जो ऑर्डर तैयार कर रहा था गालिबन वो कोई औरत थी। ऐसा लगता शायद कि वो या तो काका की माँ है या इस बूढ़े ढाबे वाले की बेटी। थोड़ी ही देर न गुजरी थी कि सामने से आता एक बूढ़ा दिखाई दिया। सब लोगों की तवज्जो उस बूढ़े की जानिब थी, क्योंकि धुंध में वो आता हुआ खौफनाक लग रहा था। हाथ में उसके लालटेन थी। गहरे कोहरे में लालटेन की रोशनी हल्की मध्यम पीली पता चलती थी। बाबा के खूंटों की चरचराहट में एक अजीब सा खौफ था। एक सनसनाहट सी तारी होती थी जब तक वो मुसाफिरों के करीब न पहुंचा। बाबा पल भर मुसाफिरों के पास ठहरा और बोलने लगा कि क्या हुआ? बस का पहिया क्या फट गया जो चेंज कर रहे हो? आज तुम लोगों का टायर भी लगता है फट गया है।
अक्सर यहाँ पर बसें इस रोड पर ख़राब हो जाती हैं। कोई हमारे लिए नई बात नहीं। ये कहते हुए वो ज़रा आगे आगे चलकर एक खाली चारपाई पर जा बैठा था कि अचानक काका भागता हुआ आया। नाना आप आ गए, अब तो मैं आपसे मज़े मज़े के किस्से सुनूंगा। इतने में वो चाय वाला बाबा रामू बोल पड़ा, काका पहले अपना ऑर्डर निपटाओ, फिर भले बैठ जाना कहानी सुनने के लिए। ये बातें चल ही रही थी कि अचानक पीछे जंगल से एक नसवानी चीख ने सबके दिल दहला दिए थे। बाबा अचानक बोल पड़े, आज अमावस्या है और आज ये चीखें पूरे जंगल में गूंजेंगी। हर अमावस्या को यही तो होता आया है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपनी चारपाइयाँ बाबा के पास खिसका ली थीं। क्या मतलब बाबा, क्या होता है ऐसा अमावस्या को जो ये आवाज़ इतनी खौफनाक है कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अभी ये बात भी मुकम्मल ना हुई थी, अचानक फिर से एक और खौफनाक चीख ने सबके दिल दहला दिए। परेशान ना हो, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि अब इसकी हदबंदी कर दी गई है, वरना इसने इस गांव में बहुत खून का तांडव करा है। बहुत से लोगों को ये मार चुकी है। ये एक भटकती आत्मा है। क्या मतलब भटकती आत्मा? ये एक ऐसा प्रेत है जिसने लोगों के जहनों में अपना खौफ बिठा रखा है। हर अमावस्या को कहीं ना कहीं से चलता हुआ राहगीर इसकी अजियतों का निशाना बनता है। ये सबसे एक ही का पता पूछती है और जब वो नहीं बता पाते तो अजियत दे दे कर मार देती है और फिर इसकी चीखों से पूरा जंगल लरज़ उठता है। ये सुनना था कि लता उठ गई। मुझे बस में जाना है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। बैठ जाओ, ये बाहर नहीं आएगी। हमने बोला ना कि हमने इसकी हदबंदी की है। ये सिर्फ चीख ही सकती है। बचाओ, मुझे निकालो। आखिर को तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर रमेश? कहाँ चले गए? इतनी ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ें आ रही थीं कि काका सिमट के अब उस बाबा के पास जा बैठा। बाबा सर नीचे झुकाए, न जाने ज़मीन में छड़ी से क्या कुरेद रहा था। सोचता हूँ आज तुम लोगों को भी हकीकत बताऊं। सर्दी की एक ठिठुरती रात थी जब वो कांपते कांपते गांव से नदी वाले रास्ते को क्रॉस करते हुए अब जंगल की ओर जा रही थी। उसके होंठ मुसलसल कांप रहे थे। उसका सुर्ख सफ़ेद रंग अंधेरे में एक रोशनी की तरह चमक रहा था। उसके हाथ पैर इतने सफ़ेद थे कि वो अंधेरे में भी दिखाई देते थे। ज्योति हुस्न का चलता फिरता दरिया था। पूरा गांव का लड़का लड़का उस पर मरता था, लेकिन वो न जाने सामने नदी के उस पार रमेश को दिल बैठी थी। अब इनकी मुलाकात कहाँ कैसे हुई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो के उस पार जाने के लिए एक नाव का इस्तेमाल करती थी। वो नाव उसने घने जंगलों में दरख्तों के पीछे छुपा रखी थी। आखिर तुम कब मुझसे शादी करोगे और कब मैं तुमसे इस तरह छुप छुप के मिलना बंद करूंगी? लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैंने तो तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हें चाहिए कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। रमेश हमेशा उसको कुछ ना कुछ कहकर टाल दिया करता था। रमेश उससे शादी करना चाहता था। रमेश बेसाख्ता बोल पड़ा, क्यों ना हम भागकर ये गांव छोड़कर दूर चले जाएं। वैसे भी ज्योति तुम्हारे पास एक नाव तो है। ज्योति ने मुस्कुराते हुए अपने गालों पर बहते हुए आंसू साफ किए और खुशी से रमेश के गले जा लगी। ठीक है, तो फिर अगली मुलाकात मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। याद रखना, हम इसी नाव में बैठकर कहीं दूर निकल जाएंगे। मुझे, मेरे माता पिता और तुम्हें तुम्हारी माँ कोई नहीं ढूंढ सकेगा।
रमेश बोल उठा, नहीं, मैं अपनी माँ को भी लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। मैं तो ये गांव छोड़ूंगा, लेकिन तुम, मैं और मेरी माँ। ज्योति बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और खुशी खुशी अब नाव में बैठकर वापस अपने गांव की तरफ धुंध में, कोहरे में लिपटी हुई नदी पर आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाते हुए, अपने छोटे से लालटेन को नाव में रखते हुए खुशी खुशी वापस लौट रही थी। रमेश जा चुका था। अगली बार ज्योति ने बहुत एहतियात से तमाम काम किया। कुछ रकम घर से उसने चुरा ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ज्योति जंगल को पार कर रही थी, जंगल को पार करते करते उसने नाव में अपना कदम रखा। उसके हाथ में जो एक छोटी पोटली थी जिसमें जेवर और कुछ नकद रकम थी, वो लेकर अब नदी पर तेज तेज चप्पू चलाने लगी। वो बेपनाह खुश थी कि आज उसने अपने घर से छुटकारा हासिल कर लिया था, क्योंकि उसके पिता आए दिन रंग बिरंगे रिश्ते उसे बताते रहते थे। जबकि ज्योति अब किनारे जा लगी थी। वो वहीं पर न जाने कब तक रमेश का इंतज़ार करती रही, लेकिन रमेश ना आया। हत्ता कि सुबह हो गई। ज्योति ने सुना है कि डूब कर आत्महत्या कर ली थी। अचानक उछलत में वहाँ चारपाई पे बैठा हुआ एक मुसाफिर बोल उठा, रमेश ने धोखा दिया। तो क्या बना रमेश का? रमेश का क्या बना? रमेश की माँ उसी दिन इस दुनिया से गुजरी जिस दिन उसको घर से भागना था। ज्योति ने जानने की कोशिश ही ना की। रमेश जब वापस लौटा तो ज्योति उसे मिली ही ना। वो ये समझा कि शायद ज्योति उसे धोखा दे गई, पर वो नाव जिस पर वो बैठी थी उसका क्या रहा? वो भी नदी के बहाव में कहीं बह निकली होगी। जो भी हुआ, अंजाम दोनों के बीच बहुत बुरा हुआ। उनकी मोहब्बत तड़पती और खिसकती। ज्योति ने जिस तरीके से रमेश की मोहब्बत में ज्योति ने जिस तड़प और कसक से अपनी जान दी, ये तो वो ही जानती है। लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा भटकती है और हर एक से रमेश का पता पूछती है, और अगर कोई नहीं बताता तो उसे जान से मार देती है। कितनी लाशें तो इस नदी से हर अमावस्या को निकलती हैं। लोगों ने थक हार कर फिर उस हिस्से पर जाना छोड़ दिया, और वो रास्ता जो गांव से जंगल के पास से होता हुआ नदी तक जाता है, वो रास्ता नज़र बंद कर दिया गया। वहाँ कोई नहीं जाता। अभी कहानी चल ही रही थी कि ज़ोर ज़ोर से चीखों की आवाज़ दोबारा जंगल के अंदर से आने लगी थी। तमाम मुसाफिर हौल उठे। लिसनर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।